कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें हर कीमत पे अवॉइड करनी है। जो हरे पत्ते वाली सब्जी है ये एट ऑल कॉस्ट नहीं लेनी चाहिए। मेरा अपना भी मतलब जैसे होता है कि ड्यूरिंग डायलिसिस भूख लगती है। जब आम मना किया हुआ ना, वो कहेंगे मैं डायलिसिस कराने जा रहा हूँ, मैं आम खा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कोमल खालिद है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि हम पेशेंट्स को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें कि उनको अपनी डायलिसिस करवाते हुए अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करना है और ये कि वो अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे और ये वीडियो स्पेसिफ़िकली पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है कि हमने इसमें पेशेंट्स के जो क्वेश्चंस उनके जहन में होते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर करने की और डिस्कस करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि CKD या गुर्दे और डायलिसिस एक्चुअली में क्या होते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो डॉक्टर आहद क़य्यूम। थैंक यू सो मच। जैसे कि मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मेरा नाम डॉक्टर आहद क़य्यूम है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ बैरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में और साथ उधर मेडिकल डायरेक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। पेशेंट्स मेरे पास क्लिनिक में आते हैं, मैं उनको डाइट के बारे में बताता हूँ, लेकिन एक बेसिक सा होता है, उनके दिल में ये सवाल हमेशा रहता है कि कितने, मतलब आप कहते हैं गोश्त खाना है, कितना खाना है, तो उसको रियलिस्टिकली उस टाइम पे हम उनको ग्राम्स वगैरह में तो बता देते हैं, लेकिन प्लेट की शक्ल में हाथ कितना होगा पीस, वो सारा नहीं बता सकते। तो मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आज वेरी काइंड ऑफ हिम एक पेशेंट जो कि इस डायलिसिस को फेस कर रहा है, उनको हमने दावत दी है कि वो आएँ और वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि क्या वो सवालात हैं जो उनके दिल में हैं और वो हमसे पूछते हैं। तो इससे बेहतर और क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है कि न्यूट्रिशनिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट सामने बैठा है और जो भी आगे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो हम उनको आगे कवर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरहून बेग है और मैं अपनी थोड़ी बैकग्राउंड दूं तो मुझे किडनी डिजीज़ बचपन से ही थी। 18 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मेरे गुर्दे सही तरह काम नहीं करे और उस उम्र में मैं फिर डायलिसिस पे चला गया और उसके थोड़ी देर बाद फिर मेरा ट्रांसप्लांट हो गया जो कि तकरीबन 14 साल चला और उसके बाद से फिर मैं डायलिसिस पे आ गया हूँ। तो आज की अगर मैं बात करूँ तो मैं पिछले 6 सालों से फिर डायलिसिस पे हूँ। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अरहून साहब, आप एज अ पेशेंट किन किन सवालात का चाहते हैं कि आप को इस वीडियो में हम जवाब दे सकें? पहला क्वेश्चन ये है कि ये मौसमी जो फल हैं जो इस इलाके में मिलते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या हम इनको खा सकते हैं? अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर हम बात करें सबसे पहले फ्रूट्स के बारे में, आगे सीज़न में हमारे पास एक तो जामुन, लीची, फालसा, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सेब आप ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं। वेजिटेबल्स के अंदर हमारे पास हैं जो आप ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है टर्निप्स आ जाते हैं, बैंगन आ जाते हैं, आप वो ले सकते हैं। आप बंद गोभी ले सकते हैं, आप टमेटोज़ ले सकते हैं, लेकिन टमेटोज़ और पोटैटोज़ इन दोनों को ब्लांच करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ जनरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो आप अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट को मज़ीद वैरायटी देने के लिए। क्वांटिटीज़ के लिहाज से जैसे हमारी डाइट में हम देखते हैं कि मेन पोर्शन बनता है मीट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, लेकिन अक्सर इसके बारे में कन्फ्यूजन होती है कि किस क्वांटिटीज़ में हम ये चीज़ें लें, तो उसके बारे में प्लीज़ काइंडली थोड़ा सी रहनुमाई दें। अगर हम बात करें क्वांटिटीज़ के बारे में, प्रोटीन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, उसकी आम ज़ुबान में अगर हम उसको तशरीह करें तो वो ये बनती है कि आप 3 ounces ऑफ मीट या प्रोटीन आप ले सकते हैं। व्हाट डज़ दैट 3 ounces एग्जैक्टली मीन कि आप जब 1 egg ले रहे हैं, 1 egg कंज्यूम कर रहे हैं इन अ डे, इट इज़ इक्वल टू 1 ounce। 1 ounce ऑफ प्रोटीन इज़ इक्वल्स टू 1 egg और उसके बाद जो 2 ounces आपके पास रिमेनिंग है वो हम प्रोटीन से, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में 80 to 90% अब्जॉर्ब हो जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें हमारे पास चिकन, फ़िश, मटन एंड बीफ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपने लीन मीट लेना है ये सारी ऑप्शंस के साथ। उसका अगर हम पोर्शन देखें तो अगर आप ब्रेस्ट साइज ले रहे हैं तो वो आपकी पाम का जो साइज़ है, दिस इज़ द साइज़ जो आपको 2 ounces ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करेगा। और अगर हम बात करें कि आप बोटी की शक्ल में विद बोन की अगर हम बात करें तो उसमें एक लेग पीस के साथ 2 स्मॉलर पोर्शन के मीट पीस आप ले सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2 ounces ऑफ प्रोटीन्स। इसी तरह अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें फ्रूट्स आप डेली बेसिस पे 2 मीडियम साइज़ फ्रूट्स ले सकते हैं। उसमें हम एप्पल की बात करें, उसमें हम अगर अमरूद की बात करें, उसके अलावा अगर हम जामुन की, लीची की और स्ट्रॉबेरीज़ की, इन सारे फलों की बात करें तो वो हम क्वान्टिटी 1 कप के लिहाज से रखते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें
करें तो वो आप 2 कप्स इन अ डे कुक्ड वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर ग्रेन्स अनाज की बात करें, रोटी का क्या साइज़, डबल रोटी का कितनी ले सकते हैं सारे दिन में। सो उसकी अगर हम बात करें तो आपकी चपाती का साइज़ जो डिस्क साइज़ होता है 6 इंचेस जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड साइज़, वो अगर आपका हो तो वो आप 2 ले सकते हैं एक टाइम पे। लेकिन अगर साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो कोशिश करें कि 1 और 1 से 1.5 के दरमियान आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम मिल्क की बात करें, दूध से बनी हुई जितनी अशिया, दूध और दूध से बनी हुई अशिया, उसमें यह है कि दूध आपने 1 कप इन अ डे कंज्यूम करना है। और उसका अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो ये ब्रेक डाउन होता है कि अगर आप हाफ़ कप की चाय बनाते हैं सो 2 कप्स ऑफ टी और 1 कप ऑफ मिल्क आपको अलाउड होता है एक पूरे दिन के अंदर। ये प्लीज़ थोड़ा सा बताएं कि अगर हमने नमक के बजाय खाने के अंदर टेस्ट लेके आने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने नमक को कम करना है। नमक को हम बड़ा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रखते हैं खाने के लिए। सो उसके लिए अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। उसमें जो अगर कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी, जैसे कि हम जिंजर गार्लिक, अदरक लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट बेहतर करने के लिए। इसी तरह लेमन जूस हम ऐड कर सकते हैं अपनी जो हमारा मील है उसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। इसमें अजवाइन आ जाती है। 1 पिंच आप अपनी प्लेट में या अपने वेजिटेबल्स में या अपने जो आपका मीट है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं टू इन्हांस द टेस्ट। इसी तरह हम अगर बात करें सिनेमन पाउडर की, दालचीनी का जो पाउडर मिलता है पाउडर्ड फॉर्म, वो अगर हम यूज़ करें तो ये भी टेस्ट को इन्हांस कर सकती है। सिर्फ ये कि थोड़ा सा टाइम लगेगा टेस्ट को डेवलप करने में, लेकिन ये कि ये सारे जो चीज़ें हैं ये आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। मार्केट के अंदर लो सॉल्ट मिलता है, किडनी पेशेंट को सख्ती से लो सॉल्ट मना है बिकॉज वो सोडियम की जगह पोटेशियम होता है उसमें। सो बी वेरी वेरी श्योर कि वो सोडियम क्लोराइड जो आम सॉल्ट है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है डायलिसिस और किडनी पेशेंट्स के लिए। कौन से खाने की अशिया हैं, वो कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें हर कीमत पे अवॉइड करनी है? एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट जो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, सबसे ज़्यादा मुझे डर जो लगता है वो ये लगता है जब पेशेंट मेरे पास आए उसका पोटेशियम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज खुदा ना खास्ता पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में जाता है पोटेशियम की वजह से। तो ऑल द थिंग्स जो हाई इन पोटेशियम है वो मना है। जैसे मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा, केला, खजूरों से मुराद है एक्चुअली ड्राइड फ्रूट्स, तो खजूरों के अंदर अंजीर भी साथ ही आ जाती है उसके, और साथ आपने खरबूजा नहीं लेना, और आम, ऑरेंज जूस स्पेशली सिग्निफिकेंटली मना है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, सब्जियों की, तो उसमें वही जिस तरह आपने बात की है कि पोटेशियम हाई नहीं होना चाहिए। सो उसमें जो पोटेशियम रिच वेजिटेबल्स हैं जिसमें साग, पालक और मेथी आ जाती है, जो हरे पत्ते वाली सब्जी है, ये एट ऑल कॉस्ट नहीं लेनी चाहिए। इसमें जो बिल्कुल मना चीज़ें हैं उसके अंदर हमारे पास शुगरी ड्रिंक्स, जो मशरूबात बाज़ार में मिलते हैं, जो मीठे मशरूबात हैं, जो वो नहीं लेने चाहिए, वो बिल्कुल मना है। इसी तरह जो सोडा कोलाज अवेलेबल है वो आप नहीं ले सकते एट ऑल कॉस्ट। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मना है। अच्छा, इसी सवाल का एक वो मेरे जहन में भी आया है और मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि मैं वो बहुत खाता हूँ। क्या हम चॉकलेट या कैंडीज खा सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली आप चॉकलेट नहीं खा सकते, ठीक है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कैंडीज के अंदर जो हार्ड कैंडीज हैं दे आर रिलेटिवली बेटर, ठीक है जी। मेरा ये सवाल है कि क्या हम डायलिसिस पेशेंट्स अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए ओवर द काउंटर जो हमें फार्मेसी से सप्लीमेंट्स मिलती हैं या विटामिन्स मिलती हैं, वो क्या हम ले सकते हैं अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए? उसके बारे में प्लीज़ थोड़ी सी गाइडेंस दें। सो उसके अंदर ये है कि ओवर द काउंटर जो जो विटामिन्स वगैरह मिलती हैं वो आप नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि अगर आप उसके पीछे जो उसके साथ आपने देखा होगा ना कि एक फैक्ट शीट लिखी होती है, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ना पोटेशियम का जिक्र होता है ना फॉस्फेट का जिक्र होता है, और ये वो मिनरल्स हैं जो कि आपकी लाइफ और आपकी हेल्थ के लिए, एक डायलिसिस पेशेंट के लिए अहम है। तो ओवर द काउंटर ना लें, स्पेसिफिक रेंज होती है किडनी पेशेंट्स के लिए, वो आप अपने डॉक्टर से रुजू करके ले सकते हैं। तो अगर हम प्रोटीन की या मीट की बात करें तो व्हाट इज़ द बेस्ट बेहतरीन टाइप ऑफ प्रोटीन क्या है डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए? आप अगर वैरायटी ऐड कर लेंगे फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग तो अच्छी बात हो जाएगी। उसमें यह है कि आप हफ्ते में 1 दिन अगर ऑर्गेनिक चिकन यूज़ कर लें, 2 दिन आप फ़िश यूज़ कर लें, 2 दिन आप मटन और 2 दिन आप बीफ यूज़ कर लें। सो इस तरह की है कि आपके पास एक वैरायटी आ जाएगी और आप हर तरह का प्रोटीन जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज द की वर्ड इज़ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, और ये मटन में भी है, बीफ में भी है, चिकन में भी है, बेशक वो ऑर्गेनिक ले लें और उसके हिसाब से चल जाए। जस्ट कीप लाइफ सिंपल।
क्या कोई फार्मेसी से हम कोई प्रोटीन इंक्रीज करने के लिए कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं? क्या रिकमेंडेड है डायलिसिस पेशेंट्स के लिए इस तरह की सप्लीमेंट्स लेना प्रोटीन के लिए? जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है वो तो उसी मटन, बीफ, चिकन, फिश, एग्स में है, तो प्रायोरिटी यही है कि आप वही इस्तेमाल करें। लेट्स से खुदा न खास्ता एक पेशेंट है जिसको अल्लाह माफ़ करे कुछ स्ट्रोक हो गया, वो फीडिंग नहीं हो सकती, उसके नाक में ट्यूब डली हुई है, तो उसको सिर्फ आप सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स आर देयर। पेशेंट्स डायलिसिस वाले हमें आगे कहते हैं हमें भूख नहीं लग रही, या हम मटन को देखते हैं या बीफ को लगते हैं दिल नहीं करता। उसकी वजह ये नहीं है कि मटन के अंदर प्रॉब्लम है, उसकी वजह ये कि यूजुअली 99% ऑफ द टाइम वो अंडर डायलाइज्ड होते हैं। फिर वहीं घूम के आऊँगा, अगर हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहे हों तो आपकी भूख और आपके टेस्ट का लेवल बहुत हाई हो जाता है। अगर आप ट्वाइस पे हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ डाइट कंट्रोल करके हम डायलिसिस से बच सकते हैं? मेन चीज़ ये कि अगर आपको पता है कि पेशेंट का किडनी फेलियर क्यों हो रहा है और वो ऐसी चीज़ है जिसको आप रिवर्स कर सकते, विद डाइट मॉडिफिकेशन आप डायलिसिस को थोड़ा सा डिले तो कर लेंगे, लेकिन आई थिंक इवेंचुअली आई डोंट थिंक आप अपने आप को डायलिसिस से उसके ज़रिए बचा सकते हैं। मेन चीज़ यही है कि जी डाइट का एक रोल है, लेकिन उतना ही रोल है जितना है, बाकी फिर दवाइयों और डॉक्टर का तो रोल आता ही है उसके लिए। सवाल ये है कि जी कि डायलिसिस पेशेंट्स को क्या वो कोई रेस्टोरेंट्स जाके खाना खा सकते हैं, या तो सिर्फ उनको मतलब घर के ही बने हुए ताज़ा खाने खाना चाहिए? इसका आंसर 2 फोल्ड है। एक ये कि वो खाने जो मुझे भी नहीं खाने चाहिए, अब मैं जाके निहारी बैठ के खाना शुरू कर जाऊँ, 3-3 कुलचे खाऊं और हलवा पूड़ियाँ खाऊं, तो वो तो मुझे भी नहीं करना चाहिए था। तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि आपको तो और ज़्यादा मना है, एक चीज़। सेकेंड ये कि हाँ आप जा सकते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, आमतौर पर सॉल्ट कॉन्टेंट ज़्यादा होता है, थोड़ा सा उन्होंने पोटेशियम ऐड किया होता है, बट यू कैन स्टिल डू इट वन ऑफ थिंग वंस अ वीक, 2 वीक्स के बाद एक दफ़ा। आई थिंक इट्स ऑल राइट। अगर आप जाके उस शेफ़ को या वेटर से बात कर देना कि यार देख मुझे बीपी का मसला है या मुझे शुगर का मसला है या मैं डायलिसिस पे हूँ, ही विल गो द एक्स्ट्रा माइल। तो उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपनी बीमारी बताते नहीं हैं। ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई हैव फाउंड पीपल इन पाकिस्तान टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। इसमें अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ तो उसमें ये बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप ईटिंग आउट कर रहे हैं तो हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी जगह पे अगर आप ईटिंग आउट कर रहे हैं, सेकंड इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अपना फॉस्फेट बाइंडर जिसे हम कह रहे हैं वो आपने लाजमी उस मील के साथ लेना है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें जिसमें हमारे पास ब्रेकफास्ट की स्पेसिफिकली अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सो इफ़ यू वांट टू यू कैन हैव एग्स, आपको अलाउड है, प्रोटीन आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऑमलेट ले रहे हैं यू कैन हैव इट विद लो पोटेशियम वेजिटेबल्स, जिसमें आपके पास अनियन आ जाता है। जिस तरह सर ने कहा कि आप अगर शेफ़ से बात कर लेते हैं या अगर आप वेटर को ही अपनी मेडिकल कंडीशन बता देते हैं तो वो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। स्टेक्स वगैरह की ऑप्शन अवेलेबल है जो आप लंच एंड डिनर के टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं, और उसके साथ जो वेजिटेबल्स हैं उसमें कोशिश करें कि आप बीन्स ले सकते हैं, पोटैटोज़ ले सकते हैं, चिकन पैटी बर्गर या बीफ पैटी बर्गर वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। जो प्रोसेस्ड मीट है कोशिश करें उस फास्ट फूड से दूर रहें। उसमें सोडियम भी बहुत ज़्यादा होगा, उसमें फॉस्फेट भी बहुत होगा और पोटेशियम भी ज़्यादा होगा। सॉल्ट एंड पेपर का बर्गर आपके लिए रिलेटिवली बेहतर होगा बिकॉज उन्होंने पैटी आपकी उधर खुद बना रहे होंगे, एज अपोज टू आप मैकडॉनल्ड्स या KFC का कर रहे होंगे जिसके अंदर वो पैटी पैक होके आई होती है। ऑल दे डू इज जस्ट फ्राई इट एंड गिव इट टू यू। सो फ्रोजन फूड्स एंड ऑल दोज प्रोसेस्ड मीट्स आर बैड फॉर यू। ठीक है जी। स्नैक्स के लिहाज से जैसे आप क्या रिकमेंड करेंगे कि डायलिसिस पेशेंट्स क्या स्नैक्स खा सकते हैं? उसमें अगर हम ऑप्शंस देखें, सबसे पहले तो जो फ्रूट्स आपको अलाउड हैं उसका आप एक पोर्शन अपने स्नैक्स में ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कॉर्नफ्लेक्स की, सो कॉर्नफ्लेक्स का हाफ़ बोल अगर आपकी मिल्क की सर्विंग या 1 कप मिल्क आपने पूरे दिन में कंज्यूम नहीं किया, सो आप कॉर्नफ्लेक्स एक ऐसी चीज़ है जो आप स्नैक्स के तौर पे कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह कप केक्स या मफ़िन्स विदाउट फ्रॉस्टिंग आप वो एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पराठा रोल बनता है, उसमें आप ऑयल अगर उसका कंटेंट कंट्रोल कर लें, मतलब ये कि सिर्फ उसमें ½ टीस्पून या ऊपर से ऑयल सिर्फ आप अगर रोटी के ब्रश कर लें या ये आप पराठे को रिप्लेस करके रोटी के साथ बना लें, सो वो भी आप एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। सैंडविचेस जो कि किसी भी घर में शामी कबाब का या ग्रिल्ड चिकन का अगर बना हुआ है या बीफ का बना हुआ है, सो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं एज अ स्नैक। कि डायलिसिस पेशेंट्स क्या चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं? आपकी मिल्क की इंटेक के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें अगर हम दूध पत्ती की बात करते हैं तो आई थिंक वो हम मना करते हैं पेशेंट्स को कि वो नहीं ले सकते क्योंकि उसमें मिल्क कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगेन उसमें पोटेशियम कंटेंट और फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। सो इसलिए दूध पत्ती तो हम मतलब मना करते हैं पेशेंट्स को कि वो ना लें। लेकिन कॉन्ट्ररी टू इट आप जो चाय है जिसमें कि कावा और दूध की क्वांटिटी ½ कप, हाफ़ एंड हाफ़ हो, या कावे की क्वांटिटी ज़्यादा और दूध की क्वांटिटी 1/4 कप हो,
सो वो वाली जो चाय है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। पूरे दिन में यू कैन हैव 2 cups ऑफ टी। कॉफ़ी इन इटसेल्फ इज़ नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ द मिल्क। मिल्क आपको बताया कि जी अगर 1-1.5 कप पूरे आपको 24 घंटे में इजाज़त है, तो लेट से आपने 1 कप दूध पी लिया तो फिर आपकी चाय ख़त्म नहीं होगी। ठीक है जी। तो फिर अगर आपने उस चाय के अंदर से या चलें 1.5 पे चले जाएं, अगर चलें अगर 1 कप कहते हैं टू लिमिटेड, चलें 1.5 की आपको अलाउंस दे देते हैं, बस दूध उसमें से निकाल के आपने यूज़ करना है, एंड ट्वाइस अ डे इज़ मोर देन इनफ। सारी फॉस्फोरस वाली चीज़ें भी छोड़ दी, सारी जैसे फॉर एग्जांपल फल भी छोड़ दिए, लेकिन फिर भी हमारा पोटेशियम नहीं कंट्रोल हो रहा या फॉस्फोरस नहीं कंट्रोल हो रहा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सर उसके लिए पहली बात फिर वहाँ से घूम के आते हैं कि पहला सवाल मेरा उनसे यही होता है कि आप डायलिसिस कितनी दफ़ा करा रहे हैं। यूजुअली वो यही होता है कि जी मैं 2 दफ़ा करा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स उनको थ्राइस पे मूव करना है। अगर सिर्फ इधर बात खत्म नहीं होती, आप उनसे ये भी पूछे ना कि वो जो 2 हैं वो आप कितने घंटे के करा रहे हैं, तो यूजुअली आंसर होता है 3 घंटे के। जी हम जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ इतना मरीज़ है हमारी बारी नहीं आती, तो ऐसे नो, आपको उनको रिक्वेस्ट करनी है कि नहीं 4 घंटे के सेशन पूरे करें। पोटेशियम फॉस्फेट के लिए जो बेस्ट चीज़ है वो एडिक्वेट डायलिसिस है, उसके बाद आगे फर्दर चीज़ें आती हैं। ये वो सर ये भी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे पेशेंट्स फॉस्फेट बाइंडर्स आई गेस नहीं ले रहे होते हैं, अपनी मेडिसिन में से मिस कर रहे होते हैं, या पेशेंट्स को लेना भूल जाता है कि आपने बिटवीन मील लेना है, सो मील के बाद भी अगर लेते हैं तो आई थिंक उसका काम चल जाता है, एज लॉन्ग एज आप खाने के विदिन 20 मिनट्स ले लेना, बिकॉज जब तो पेट में खाना है, अगर आपकी दवाई तब जा रही है तो फ़ायदा है। उनकी एनर्जी का बहुत वो होता है, उनकी एनर्जी लो हो जाती है क्योंकि ये बीमारी इस तरह की है। तो हम टीवी पे देखते हैं, एड्स देखते हैं, कुछ हमें ड्रिंक्स मार्केट की जाती हैं एनर्जी बूस्टर्स की तरह, जैसे माइलो हो गया या रेड बुल हो गया या इस तरह की ड्रिंक्स। तो क्या ये ड्रिंक्स हम ले सकते हैं? नहीं तो सर वो ड्रिंक वो मुझे भी नहीं लेना चाहिए, तो आपको तो बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं हल्फन कह सकता हूँ, मैंने आज तक स्टिंग और ये रेड बुल आज तक नहीं पी, तो प्लीज़ ये रहने दें। बस ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि ना वैसे ही बहुत नुकसानदेह हैं। और सीरियस नोट ये है कि ये एक चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बीमारी है, ये हम अपने बच्चों को जो पिला रहे हैं ना, अब हम क्लिनिक्स में देखते हैं 20-20 साल 18-18 साल के लोग मोटापे, शुगर होनी शुरू हो गई 18 साल के बच्चों का, और ये भी नहीं कि उनकी फैमिली हिस्ट्री हो। तो ये चीज़ें तो मुझे मना है, तो आपका तो क्वेश्चन नहीं है कि आपको डाउट हो। फॉस्फोरस सोडियम कंटेंट बहुत उनका हाई होता है। एब्सोल्युटली, ये तो फॉस्फेट के भरे हुए होते हैं, इसीलिए कोक पेप्सी भी मना है ना, भी मना होती है। डायलिसिस तो हम रोक नहीं सकते, डायलिसिस हो रहा होता है, लेकिन एपेटाइट और कम हो जाती है, तो आई थिंक इसका एक रोलिंग इफेक्ट होता है कि वो और वीक होता जाता है पेशेंट। तो इस लिहाज से बताएं कि अगर एपेटाइट कम हो जाए तो एपेटाइट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो एडिक्वेट अगर डायलिसिस हो रहा हो तो सर भूख का प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ज़ाहिर है यूरिया इनका हाई होता है, दे नीड समथिंग, प्रो मोटिलिटी ड्रग्स हैं जिस तरह मोटिलियम वगैरह है, हम सारों को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो दे कैन हैव दैट प्रो मोटिलिटी ड्रग। एडिक्वेट डायलिसिस विद अ प्रो मोटिलिटी ड्रग भूख लगती है, थ्राइस पर वीक वालों को तो लगती है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, ड्यूरिंग डायलिसिस मेरा अपना भी मतलब जैसे होता है कि ड्यूरिंग डायलिसिस भूख लगती है, तो मतलब उस वक्त हमें क्या खाना चाहिए? You can have sandwich, you can have a cup of tea and that is it. प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि ना खाएं, बिकॉज उससे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और हार्ट डिजीज़ की भी इंसिडेंस ज़्यादा देखी गई है अगर डायलिसिस के दौरान खाया जाए। समथिंग लाइक अ सैंडविच, अ कप ऑफ टी, मे बी एन एप्पल, सेब खा लें, मोर देन इनफ होता है और आपका इससे काम चल जाता है। कि अब आम मना किया हुआ है ना, वो कहेंगे मैं डायलिसिस कराने जा रहा हूँ, मैं आम खा लेता हूँ, क्योंकि अब जाऊँगा तो पोटेशियम निकल ही जाएगा ना। एक्चुअली दैट इज़ द वर्स्ट टाइम टू ईट दैट थिंग। उस टाइम पे जब वो जा रहे हैं तब उनका पोटेशियम सबसे हाई है, तो पहला 1 घंटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हार्ट का मतलब कार्डियक अरेस्ट होने का चांस होता है। तो उस पेस में अगर ये करेंगे तो उस टाइम पे तो सख्ती से मना है कि कोई बदपरहेज़ी नहीं होनी चाहिए जब डायलिसिस कराने जा रहे हैं। इस इनॉग्रल सेशन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म पे के इख्तिताम पे पहुँचे। इसकी कंक्लूजन से पहले मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा अपने पार्टिसिपेंट्स का, जो कि मैडम कोमल खालिद हैं, जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं बैरिया टाउन हॉस्पिटल में। थैंक यू सो मच मैडम कि आपने टाइम निकाला, और हम आई होप ये हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। इस सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल सर आपके लिए हूँ अरगुन साहब। आई नो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक टाइम, सारे आपकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, यूर ऑलरेडी अ डायलिसिस पेशेंट और अपनी आपने लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर की। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। ज़ाहिर है इसके अंदर एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं एंड में देना चाहूँगा, ये कि जी मेडिसिन के अंदर हर पेशेंट डिफरेंट होता है, इट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड केयर।
तो एक बेसिक सी आउटलाइन तो हमने देने की आज कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको अपने न्यूट्रिशनिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से बैठ के ये पूछना चाहिए। कोई ऐसा सवाल है जो रह गया है, बाय ऑल मीन्स वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ हमसे क्वेश्चन ज़रूर पूछें। आई विल ट्राई माय बेस्ट पर्सनली भी कि और मैं और मैडम कोमल खालिद उसको आंसर करें। अरगून साहब के भी जहन में अगर और कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो हम उनको एड्रेस करेंगे, एंड होपफुली इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट वीडियोज़ के बाद वंस वी सी के हाउ दिस वेंट आगे फिर उसके साथ और पोस्ट किए करते रहा करेंगे। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।